हेलो दोस्तों, मैं सुषमा समाज ज्ञान सेक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे थे, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में जाना और मौर्य वंश के महासम्राट अशोक के बारे में जाना। जैसा कि महान सम्राट अशोक की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो उत्तराधिकारी जो होते हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और लास्ट में देखते हैं बृहद्रथ नाम का जो उनका उत्तराधिकारी यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसे शुंग वंश कहा जाता है। इसी प्रकार से और कई वंश की स्थापना होती है क्रम बाई क्रम, और कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत में इसी टाइम आते हैं जिसे हम मौर्योत्तर काल के रूप में जानते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। उसमें किस किस वंश की स्थापना होती है और कौन से वंश के राजा शासन करते हैं, और उत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद के जो समय की बात की जाती है उसे मौर्योत्तर काल कहेंगे। यानी मौर्योत्तर काल यानी मौर्य वंश के बाद के जितने जो समय था, जो काल था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसे ही मौर्योत्तर काल के रूप में जानेंगे। जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं स्थानीय वंश, यानी मौर्य काल के बाद किस किस वंश की स्थापना होती है जो कि स्थानीय लोग थे। उसमें सर्वप्रथम बात करते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना होती है, इसके बाद कौर वंश की स्थापना होती है शुंग वंश के बाद, फिर कौर वंश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना होती है। ये कहाँ के थे आपके? ये स्थानीय यानी कि यही के थे, विदेशी नहीं थे, भारतीय शासक थे यहाँ पे। बाद विदेशी आक्रमणकारी, जैसे कोई क्रम पूछ सकता है, इसमें आपका आएगा सर्वप्रथम यवन आक्रमणकारी जो कि प्रथम विदेशी आक्रमणकारी बनाया था। यवन आक्रमणकारी जो कि विदेशी आक्रमणकारी है, जो कि प्रथम विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण में यवन आक्रमणकारी पहले आएंगे। उसके बाद शक आक्रमणकारी भारत में आते हैं और यहाँ पे अपने वंश की स्थापना करके शासन करते हैं। उसके बाद पहला वंश, उसके बाद कौन सी वंश? पहला वंश की स्थापना होती है। लास्ट में कुषाण वंश की स्थापना होती है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वंश माना जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में। इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बारे में, इन सब के बारे में जाना। अब सर्वप्रथम बात करते हैं हम शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के काल को वैदिक जागरण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले जो थे विभिन्न प्रकार की, जैसे कि आपको बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रभाव दिखाई था, जिसमें आप जानते ही हैं कि अशोक सम्राट अशोक ने इस पर ज़्यादा ही वर्क किया था, और साथ ही साथ में जैन धर्म का भी प्रभाव उस समय ज़्यादा था, दिखाई दे रहा था। तो इन सबको देख करके जो ये नए वंश की स्थापना होती थी, इनका जो प्रभाव था ये वैदिक धर्म की तरफ ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों के आधार पर कह सकते हैं। और इन्होंने अश्वयज्ञ करवाया जिसका विरोध इसके पहले हो रहा था लोगों के अंदर, और ब्राह्मण धर्म का ये मतलब ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से इस काल को क्या कहा जाता है? वैदिक पुनर्जागरण काल कहा जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। इसके अंतिम शासक जो थे देवभूति थे। कौन थे? देवभूति थे। इसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक देवभूति थे, जिसकी हत्या करके देवभूति थे। देवभूति की हत्या करके देवभूति के जो अमात्य थे वसुदेव, और देवभूति के जो अमात्य वसुदेव थे, इन्होंने देवभूति की हत्या कर देते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम है कर्ण वंश। जो पुष्यमित्र ने नीति अपनाई थी, एक अमात्य होते हुए अपने राजा की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं। वही उनके अंतिम शासक देवभूति के साथ भी होता है, उनकी हत्या करके वसुदेव के द्वारा एक नए वंश की स्थापना होती है जिसे कहते हैं कौरव वंश। अब बात करते हैं कौरव वंश के बारे में। कौरव वंश की स्थापना कब होती है? पहले हम कौरव वंश की स्थापना अब बात करते हैं कौरव वंश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 75 BC से लेकर 30 BC तक। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे वसुदेव, और इसमें प्रमुख रूप से 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है इस काल में।
और चार का इसमें अंतिम शासक जो था, इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक जो था आपका सुशर्मा था। हाँ, सुशर्मा ही था। सुशर्मा इस वंश कार वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इसकी हत्या सातवाहन शासक के द्वारा। टी के बाद यू आता है, अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना होती है। इसे कहते हैं सातवाहन राजवंश। और इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। इस प्रकार से जैसे कि हम लोग अब बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में, जिसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। किस वंश की हत्या करके शासक बने थे? कौरव वंश की हत्या करके। सॉरी, सिमुक और कौरव वंश के शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना किए थे। और इसके अंतिम शासक जो थे पुलमावी फोर्थ, ये क्या थे? अंतिम शासक थे। इसकी राजधानी पहले थी धरणीकोट या धान्यकटक, जो आज का अमरावती, है, जिसे अमरावती आज धरणीकोट क्या हुआ? इसकी प्रारंभिक राजधानी जो मानी जाती है धरणीकोट या धनकटक, जो कि आज का आधुनिक अमरावती है, आज का आधुनिक नाम अमरावती है। और बाद में सातकर्णी प्रथम के द्वारा प्रतिष्ठान इसकी राजधानी कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सातकर्णी प्रथम के द्वारा की जाती है। इस काल के प्रमुख शासकों के नाम जैसे कि हम जानते हैं, सातकर्णी प्रथम हो गए, प्रमुख शासकों के नाम है सातकर्णी प्रथम और वशिष्ठ, गौतमी सातकर्णी प्रथम, गौतमी सातकर्णी और वशिष्ठ पुलमावी, ये सब क्या थे? प्रमुख शासक थे उस टाइम के। और जिसमें सबसे शक्तिशाली माना जाता है गौतमी सातकर्णी को शक्तिशाली शासक माना जाता है। और इसकी विशेषता थी कि ये लोग अपनी माता के नाम, इस काल के इस वंश के जो शासक थे, अपनी माता के नाम से वंश को पहचाना जाता, मतलब अपनी माता के नाम से इस वंश को पहचाना जाता। जिसके शासक थे, इस वंश के जो शासक थे अपनी माता के नाम से पहचाने जाते थे। और इसको 3 समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। साथ ही साथ में इनकी जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा थी। सबसे प्रमुख बात ये कि सातवाहन वंश का जो टाइम पीरियड था, यह प्राचीन भारत के प्रथम सातवाहन वंश एक ऐसा वंश था जो कि पहला ऐसा वंश था जो कि लंबे समय तक इसका शासन चला था, जो कि इसका लंबे समय तक शासन चला था। हम बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारी से संबंधित प्रमुख वंशों के बारे में, प्रमुख शासकों के वंश और शासकों के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं हिंद यवन या इंडो ग्रीक, तथा इसे बैक्ट्रियाई भी कहा जाता है। इन लोगों को, जो कि इनका मूल निवास स्थान कहाँ का था? बैक्ट्रिया, जो अफगानिस्तान में स्थित है, यहाँ इनका मूल निवास स्थान है। और इसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध
जैसे कि हम लोग बात करते हैं विदेशी आक्रमणकारियों में, सर्वप्रथम आक्रमणकारी जो था, जो सर्वप्रथम आक्रमणकारी जो थे हिंद यवन थे, या इंडो ग्रीक या इसी बैक्ट्रिया भी कहा जाता है, जो कि इनका मूल निवास स्थान जो था बैक्ट्रिया, यानी बैक्ट्रिया जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ माना जाता है। इनकी जो भारत में कब आक्रमण करते हैं 190 BC में करते हैं, और उनकी राजधानी जो थी सियालकोट थी। उनकी राजधानी कहाँ थी? सियालकोट थी, जो पंजाब में स्थित है। उनकी राजधानी कहाँ थी? और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक अगर हम बात करते हैं तो मिनांडर। कौन है? मिनांडर। इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो थे सर्वाधिक मात्रा में सिक्के जारी किए थे। और दूसरी बात ये कि सिक्के, सोने के जो सिक्के का प्रचलन प्रारंभ हुआ था इसी समय हुआ था, इन्हीं काल में। लेकिन जो इनका था उल्लेख युक्त आकृति था, जिससे पता चलता था कि किस शासक का सिक्का है, उससे मालूम। सिथियन, शक या सिथियन, जिसका मूल निवास स्थान कहाँ था? इराक और सीरिया में माना जाता है इनका मूल निवास स्थान। यह भारत में आक्रमण कब करते हैं? 90 ईसा पूर्व करते हैं। कब करते हैं? 90 ईसा पूर्व करते हैं। और इसमें जो प्रमुख शासक है, प्रसिद्ध शासक, वो कौन है? रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन, जिसका जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। अभिलेख में मिलता है। जो शासक के बारे में 5 शाखाओं में विभक्त है। कितने शाखाओं में? 5 शाखाओं में विभक्त है। जिसमें हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान में फैले हुए थे, पहली बात। दूसरी बात ये तो मतलब दूसरी जो शाखा उनकी थी पंजाब में स्थित थी। कहाँ थी? पंजाब में स्थित थी। दूसरा जो था उनका, तीसरी शाखा जो थी उज्जैन मथुरा में स्थित थी। और चौथी शाखा जो थी पश्चिम भारत में थी। और 5वीं जो शाखा थी दक्कन के ऊपरी क्षेत्र में स्थित थी। इस प्रकार से इनकी शाखाएं जो थी फैली हुई थी। अब हम बात करते हैं पहला पार्थियन का, जो कि भारत के अब हम बात करें पहला पार्थियन का, जो कि शक आक्रमणकारी के बाद यह भारत पे आक्रमण करते हैं। और ये कब करते हैं? पहली सदी के अंत में करते हैं। पहली सदी के अंत में करते हैं। और इनका मूल निवास स्थान कहाँ होता है? ईरान माना जाता है। कहाँ होता है? ईरान माना जाता है। और ऐसा बताया, इनके जो इनसे संबंधित जो अभिलेख प्राप्त किए गए हैं उसका नाम क्या है? तख्त ए। इससे प्राप्त जो अभिलेख प्राप्त किए गए हैं तख्त ए वही। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया है? पेशावर से प्राप्त किया गया, जो अफगानिस्तान में स्थित है। सॉरी, ये पेशावर से प्राप्त किया गया है। तख्त ए अभिलेख कहाँ से प्राप्त किया गया? पेशावर से प्राप्त किया गया है। इसमें जो प्रमुख शासक है वो कौन है? गोंडा फर्निज। कौन है? गोंडा फर्निज। ये इस वंश का प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इसके शासनकाल में सेंट टॉमस नामक एक ईसाई ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आया था, जो कि भारत का पहला ईसाई प्रचारक माना जाता है, जिसकी हत्या कर दी जाती है